अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। इसको एक मिनट बंद कर लो। है छुट्टी? क्या छुट्टी और आगे कर लें? चलो ठीक है, कर लेते हैं। क्या? अच्छा चलो गुड यार। OAR का एक सवाल कल कहा था करने को और आपने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। OAR का एक रिकैप छोटा सा फिर सुन ले। पीरियड के शुरू में OAR एक रेट निकाला जा रहा है ओवरहेड्स को किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। किस एक्टिविटी से जोड़ना है ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पैक आलू के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है लेकिन मिसाल दे रहा हूं, पैक वालों को अपने खर्चे अगर किसी एक्टिविटी के साथ लिंक करने हैं तो ये ज्यादा बेहतर है कि क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी है, यानी कितने आवर्स की क्लासेस हैं, या ये ज्यादा बेहतर है कि कितनी मोटी किताब है कॉस्ट की, आवर्स कितने ज्यादा हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस उनकी नेचर वेरी करेगी। तो फिर ये भी वेरी करता है, किसी बिजनेस को ज्यादा बेहतर मशीन आवर्स बेस लगती है, किसी को डायरेक्ट लेबर आवर्स लगती होगी, तो ये वेरी करता है, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। तो इनमें से किसी से भी जोड़ के ओवरहेड्स का एक रेट बना लिया जाता है ताकि उसको यूज करके अल्टीमेटली प्रोडक्ट कॉस्ट जानी जा सके। ये कहानी है जो अब तक पढ़ी। कल एक सवाल दिया था और उसमें OAR निकालना था 6 तरीकों से। तो अगर लेबर आर यूज कर लें तो टोटल बजटेड FOH 420,000, और जो मासूम लोग FOH में ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी ऐड कर गए थे तो वो ना इधर से निकलना, ये ना राइट साइड पे जाएंगे ना तो वो आगे आती है मेमलम रोड, तो वहां ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाना है। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये FOH नहीं है। तो जो मैंने खर्चे दिए थे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर उनको नहीं FOH में जोड़ देना था। तो उसके अलावा बाकी सारे करें तो हाँ वो सब FOH है। तो ये बनते हैं 4,20,000। और अगर कोई इन खर्चों में आखिरी वाला 1000 भी ऐड कर रहा है तो उसके लिए सेम अप्लाइज टू दैट पर्सन। तो अगर आप सारे ओवरहेड्स ऐड करें तो ये 4,20,000 बनते हैं। किसी खर्चे पे कोई एतराज है तो बताएं। डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, पूरे साल में क्या टोटल प्लान है, कितने लेबर आवर्स काम करेंगे। ये कल वाले सवाल में भी ऐसा ही था कि टोटल लेबर कॉस्ट 1 मिलियन थी और वेज रेट 400 रुपए था, तो डिवाइड कर लें तो 2500 लेबर आवर्स आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 168 पर लेबर आवर। ठीक है जी। और अगर इसको जोड़ा जाए मशीन आवर्स के साथ तो टोटल बजटेड FOH 4,20,000 और टोटल मशीन आवर्स 3,000, क्योंकि एक यूनिट के लिए 3 घंटे, तो टोटल 1000 यूनिट प्लान है 140। और अगर इसको जोड़ दिया जाए प्रोडक्शन के साथ यानी यूनिट्स के साथ तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स तो ₹420 पर यूनिट। और अगर इसको डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज से जोड़ा जाए तो 420 डिवाइडेड बाय 6 लाख 1 मिलियन 42% ऑफ लेबर कॉस्ट। और अगर इसको डायरेक्ट मटेरियल के साथ लिंक कर लें तो OAR अगर परसेंटेज ऑफ मटेरियल हो तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख 70% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। और अगर इसको प्राइम कॉस्ट से जोड़ें तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख 26.25। और आपके बताने के जज्बे से लग रहा है कि बड़ा आसान था और सबने आराम से कर लिया। तो ये तो एग्जाम लेवल का है भी नहीं। अब नहीं, तो बिल्कुल स्टार्ट मैंने फार्मूला लिखा है ना, अभी तो फिर आगे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला एग्जाम लेवल का सवाल करते हैं। आप आ जाइए पेज 36, क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है। पेज 36 क्वेश्चन नंबर 11 स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है, ज़िया टेक्सटाइल मिल्स। पेज 36 क्वेश्चन नंबर 11 स्प्रिंग 2008। अच्छा, इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन वो आपका आज का होमवर्क है, वो है इस चैप्टर का क्वेश्चन 1। मैं भी बोर्ड पे करने लगा हूं ये स्प्रिंग 2008 और इसी का एक और थोड़ा सा चेंज करके दोबारा पूछ लिया था ये पिछले साल ऑटम 22 अटेम्प्ट का। मेरी बुक में पेज 31 पे क्वेश्चन 1 जो कि ऑटम 2022 का सवाल है। और चलो पार्ट ए तो उसका जबानी खड़का देते हैं। देखें जरा क्वेश्चन 1 देखें, पेज 31 क्वेश्चन 1 ऑटम 2022 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
इसका पार्ट ए देखिए जरा, देखें कैसे चूंगे मैं 2 नंबर। हाँ जी, उन 6 में से कोई सा 2 नाम, और ये भी बताते हैं कि कैसे फैसला करते हैं कौन सी बेस, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता भी बताया। तो ये 2 नंबर का पार्ट था। अच्छा, तो इसका पार्ट बी ये होमवर्क है, ठीक है, ऑटम 2022 अटेम्प्ट का सवाल था, और ये मैंने बुक में पेज 31 क्वेश्चन नंबर 1 रखा हुआ है। ये होमवर्क है, और ये जिस सवाल को कॉपी करके दोबारा टेस्ट हुआ था, तो अब वो सवाल हम बोर्ड पे करने लगे। पेज 36 क्वेश्चन 11 स्प्रिंग 2008। अच्छा, अब ना चूंकि ये काफी सारे पेजेस आपने उलट पुलट कर लिए, तो एक दो चीजें आपको मैं और बता देता हूँ इस किताब की कि मैंने क्या किया आवाम के लिए, रिपीटर्स के लिए खासतौर पे। एक तो मैंने ये किया हुआ है कि हर चैप्टर में ना जो पास्ट पेपर्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने हर चैप्टर में डाल दिए, और जिन क्वेश्चंस में कहीं ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत कहीं गलती थी, इन क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज कर दिया, और अगर आउट ऑफ सिलेबस चीज थी यानी अब वो नहीं होता, उस वर्डिंग को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। तो एक तो टॉपिक वाइज मैंने 5 पेपर्स डाल दिए। उसके अलावा एक और काम ये किया उन शौकीन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि जी हम पिछले 25-30 साल के सवाल और जिंदगी में काम हमें है नहीं, तो हम हमारे से ना कुछ रह ना जाए, तो हम और सवाल करना चाहते हैं। तो आप आइए पेज 344 पे, पेज 344, पेज 344। पहुंचे? ये आपको ना अगले 4 पेजेस ये कुछ डब्बे शब्बे बने नजर आ रहे हैं, और ये खैर आप तो भी पास कर लेंगे, वैसे बता रहा हूं अगली अटेम्प्ट में वो डब्बे में ऐड करता जाऊंगा इसके अंदर। ये डब्बे हैं क्या, मैंने हर अटेम्प्ट का ना एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस डाला हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने 344 ही खोला है, तो ऑटम 9 देख लें सबसे पहला, ऑटम 2009। ये जो आखिर में मैंने 2 डब्बे शेडेड किए हुए, ये मैंने चूंकि एक एक्सेल में सारी फाइल बनाई थी ना, तो जो डब्बा शेडेड होकर खत्म हो गया, इसका मतलब उस अटेम्प्ट में वो सवाल नहीं था। यानी ऑटम 9 में 7 सवाल थे हैं, इसी तरह ऑटम 10 में, ऑटम 11, स्प्रिंग 11 में 6 सवाल थे। तो एक तो मैंने ये शेड करके डब्बे खत्म कर दिए जो नहीं है। दूसरा एक और काम देखें, इसी पेज पे नजर आ जाएगा आपको 3-4 जगह शेड करके मैंने ओएस लिखा हुआ, ये वो है जो आप सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो शेड करके ये वो फारिग वाले सवाल निकाल दिए। बाकी कौन कौन सा सवाल मैंने कहां कहां रखा हुआ, मैंने वो चैप्टर का नंबर दे दिया, ये भी नजर आ गया। इनमें कुछ डब्बों में आपको चैप्टर 14 लिखा नजर आएगा। अब ये किया ये है मैंने कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं उनसे रिलेटेड सवाल मैंने उन चैप्टर्स में तो डाल दिए। फिर भी कुछ और सवाल थे, अब 100% पास पेपर तो नहीं कर सकते ना। वैसे मेरी प्रेफरेंस होती है कि कोर्स में हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पास पेपर्स की करें, तो वो क्लास वर्क होमवर्क मिला के मैं मेजॉरिटी सवाल कवर कर लूंगा। लेकिन फिर भी हम नहीं कर सकते सारे, तो जो कोई गुजारे सवाल पुराने, वो भी नए तो तकरीबन सारे कर लेंगे। जो मैंने चैप्टर्स में नहीं डाले वो मैंने सारा गन समेट के ना इस चैप्टर 14 में इकट्ठा कर दिया। अब अगर आप अगले 5 पेजेस से चलना शुरू करें आगे, तो ये क्या समझ आ रही है, ये है नहीं, पास पेपर तो पूरी बुक में भी है। ये क्या है, ये वो हैं जिनका कोई नहीं है, ये वो हैं जिनको किसी चैप्टर में मैंने नहीं डाला क्योंकि बस बहुत थी प्रैक्टिस। तो मैंने उन एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं करने डिस्कस, वो मैंने फिर एंड पे समेट के इस चैप्टर 14 बना के डाल दिए कि अगर किसी को बहुत शौक हो कि मैंने 100% पास पेपर्स करने, वो भी पिछले 15 साल के, तो वो कर ले। तो ये मैंने जो बाकी बचे कुछ रह जाते हैं ना, जो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारे तो मैंने चैप्टर्स में डाल लिए हैं, तो ये जो भी 15-20 रह गए हैं, ये अगर कोई शौकीन इंसान करना चाहे तो ये मैंने वो चैप्टर्स के सवाल जो अब चैप्टर्स में नहीं लिए हुए, वो मैंने इधर एंड पे समेट के डाल दिए। कोर्स में थ्योरी भी आती है, आ जाती है, लेकिन वो रट्टे वाली नहीं होती, वो कॉन्सेप्चुअली होती है। जैसे अभी जो होमवर्क दिया सवाल, उसमें 2 नंबर का जो चीज पूछी हुई थी, तो वो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, चलें पेज 36 पे आ जाए वापस। बोर्ड पे सॉल्व करता हूं मैं, लेकिन पढ़ना बेटा अच्छे तरीके। देखो सवाल जो मैं बोर्ड पे करता ना वो मैं कर रहा होता हूं, लेकिन आपको कैसे पता चले कि मैं सही करा रहा हूं कि गोलियां करा रहा हूं? तो आप सवाल तो सही तरह पढ़ें। तो सवाल सारे लोग सही तरह पढ़ा करें, सवाल पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, मैं बोर्ड पे करता हूं सॉल्व। पेज 36 क्वेश्चन 11 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं।
नहीं बढ़ाना, अभी पहली लाइन पे पहुंचो। जी पढ़ लें तो मैं बोर्ड पे करूं। अच्छा, जो मासूम बच्चे पार्ट ए पढ़ के बैठेंगे सर भी सवाल शुरू करेंगे, पार्ट बी करने लगा मैं। पार्ट ए अभी हमने नहीं पढ़ा, पार्ट बी। सवाल पढ़ने के लिए आपको नसीहत ये की थी कि सवाल एक बार पूरा जरूर पढ़ें, याद नहीं रहेगा लेकिन जितना भी टूटा फूटा याद रह जाए। अब इसमें अगर इतनी बात भी समझ आ रही है कि कटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें एक नई मशीन लाने लगे हैं और उस नई मशीन के खर्चे बताए हुए हैं, तो इतना एक दफा पढ़ के रह गया बहुत है। रिक्वायरमेंट, रिवाइज्ड का वर्ड अगर अभी रहने दें तो कंप्यूट द मशीन आर रेट विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग 2008। तो 2008 के लिए कटिंग डिपार्टमेंट, बस एक डिपार्टमेंट है उसी के खर्चे बताए हुए हैं, के लिए मशीन आर रेट निकालना है। ये मशीन आर का वर्ड जोड़ने से क्या हिंट मिल रहा है? OAR पर मशीन आर। तो OAR निकालना है पर मशीन आर करके। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि इस चैप्टर का सवाल है? वो आप सवाल पढ़ेंगे ना और बाकी कॉस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के सवाल ये इसी के हैं। तो रिवाइज्ड का वर्ड अगर रहने दें तो 2008 का कटिंग डिपार्टमेंट का OAR निकालना है जो कि पर मशीन आर होगा। यहां तक की वर्डिंग ओके। अब रिवाइज का मतलब क्या है? लास्ट पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि पिछले साल तक 5 मशीनें थी और इस साल अब एक छठी मशीन भी लाए हैं और वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी 1 फ़रवरी को। तो पहले 5 मशीनें होती थी, अब इस डिपार्टमेंट में छठी मशीन आ गई, काम और ज्यादा होगा, खर्चे और ज्यादा होंगे, इसलिए जो पहले वाला OAR था वो नहीं चलेगा। अब 2008 का नया रेट निकालना पड़ेगा, इसलिए रिवाइज्ड का हुआ है। तो 2008 के लिए OAR निकालना है। सिर्फ छठी मशीन का नहीं, पूरे डिपार्टमेंट का। तो पूरे डिपार्टमेंट में अब 6 मशीनें हो जाएंगी और उसके लिए हमें प्लान क्या करना है? OAR निकालना है। तो टोटल बजटेड ओवरहेड चाहिए 2008 के और टोटल बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। स्प्रिंग 2008 का पार्ट बी कर रहा हूं। तो टोटल बजटेड ओवरहेड निकाल लेते हैं और फिर उनको डिवाइड कर लेंगे टोटल बजटेड मशीन आवर्स से। पहले टोटल बजटेड ओवरहेड निकालते हैं। तो अच्छा, अब जब सवाल देखेंगे दोबारा, अब ध्यान से पढ़ना है और अब देखना क्या है, अब हमने सारे सवाल में से चुन चुन के 2008 के टोटल ओवरहेड्स यहां लाने, ये करना है अब हमने काम। ये जो पहले पैराग्राफ और पॉइंट नंबर 5 तक दिए हुए हैं, ये पूरे डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड्स हैं या सिर्फ छठी मशीन का जिक्र किया हुआ है? सिर्फ छठी मशीन का जिक्र किया है, जबकि हमें सारे चाहिए। चलो जितना है वो तो लेना, बाकी देखते हैं लास्ट पैराग्राफ में शायद कोई हेल्प मिले। तो छठी मशीन के खर्चों से शुरू करते हैं, इनको ढूंढ के लाएं और यहां लिस्ट डाउन करते जाते हैं। पहले नई मशीन की बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला खर्चा इलेक्ट्रिसिटी एक जज्बाती आंसर है, उससे नजरें उठा के भी देखें। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन देखें, जब पॉइंट 1 पे जंप करते हैं ना तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डेप्रीसिएशन मिस हो जाएगी। तो पहले पैराग्राफ के अंदर सारी कहानी सुनाई दी है कि मशीन की कॉस्ट कितनी, उसकी आरवी कितनी, उसकी लाइफ कितनी, इसलिए ताकि डेप्रीसिएशन निकले। तो डेप्रीसिएशन नहीं, कॉस्ट कितनी? 13 लाख माइनस आरवी कितनी? 1 लाख, लाइफ कितनी? 10। लेकिन दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, मशीन अवेलेबल फॉर यूज होगी 1 फ़रवरी को, तो 11 महीने 110। तो इस नई मशीन की सबसे पहली चीज आ गई डेप्रिसिएशन 1,10,000। ये मैंने पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन कर दी है सॉल्व। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ लें, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देख लें और इसमें कोई एतराज है इस फिगर में तो पूछें। हाँ जी चलें, कोई मसला नहीं। और आगे बढ़ते हैं। और खर्चा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में ये जो पॉइंट नंबर 1 में 10 यूनिट्स लिखे हुए हैं,
ये कोई प्रोडक्ट बनता है जिसके यूनिट्स हैं? ये बिजली के यूनिट्स हैं। वो जो बिजली का बिल देखा हो ना कभी, तो उसमें यूनिट सारे होते हैं, तो ये बिजली के यूनिट्स हैं। और इसका मतलब ये है कि जब मशीन 1 घंटा चलेगी तो बिजली 10 यूनिट्स इस्तेमाल हो जाएगी। और 8.5 क्या है? वो बिजली के 1 यूनिट का रेट है। तो 8.5 इंटू 10 बस है। ये क्या चीज बनी? ये तो 1 घंटे का खर्चा। हमने तो टोटल लिखना है, तो टोटल कितने घंटे? हाँ जी, टोटल कितने घंटे? 20, 120, 26, 2400, 2400। अच्छा, इसमें ना जिस तरह से सवाल में डाटा दिया हुआ है इसमें है एम्बिग्विटी, और उसका हल ये होता है, मतलब ऑफिशियल हल बता रहा हूं, कि अगर किसी पॉइंट के अंदर थोड़ा सा भी कोई धोखा नजर आ रहा है, थोड़ी सी भी क्लैरिटी की कमी है, तो ये पेपर कंप्यूटर ने नहीं चेक करने, इंसान के बच्चे ने करने। तो वो जो भी क्लैरिटी के बगैर वाला पॉइंट होता है उसमें स्टूडेंट उसके मुताबिक जो अजम्पशन लेके सॉल्व करता है, प्रोवाइडेड कि वो अजम्पशन भी इंसान के बच्चे वाली हो, तो फिर उसको पूरे ठीक माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक ही सवाल के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है इसमें क्लैरिटी की कमी है। अच्छा जी, क्लैरिटी की कमी क्या है? पहले मिसाल बाइक वाले हजरात के लिए, बाइक की कभी ट्यूनिंग कराने जाएं तो एक बड़ा तकलीफ दे काम होता है वहां, तो देख के दिल जो है ना वो, जब वो पेट्रोल निकालते हैं और एक तो पेट्रोल निकाल के खुल के उसको इस्तेमाल करते हैं वो साफ करने के लिए कार्बोरेटर, फिर जब सारा काम कर लेते हैं तो उसके बाद पेट्रोल एडजस्ट करते हैं और वो रेसें दे देंगे हैं, तो वो भी, और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट छोड़ के वो चल फिर भी रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है अंदर। तो वो जो उस वक्त पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है तो वो मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल जाएगी? और वहीं खड़ी है, वहीं खड़ी है ना मोटरसाइकिल, तो वर्कशॉप पे खड़ी है ना। हाँ, तो वो जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट है, तो उस दौरान मोटरसाइकिल चल नहीं रही है, लेकिन पेट्रोल क्यों कंज्यूम हो रहा है? मेंटेनेंस हो रही है क्योंकि स्टार्ट है। इसी तरह से अगर कोई मशीन की सफाई करनी होगी तो हो सकता है उसको चला के सफाई करते हो। तो दूसरे पैराग्राफ के नीचे ये जो 2 बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, दूसरा पैराग्राफ और ये 2 बुलेट पॉइंट समझाता हूं। दूसरा पैराग्राफ, इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 आवर्स इन 2008, यानी 2008 में मशीन 2600 घंटे चलेगी। चलेगी कैसे पता? वर्क फॉर दीज दी बजटेड आवर्स इंक्लूड इन 2600 में शामिल हैं क्या? 120 घंटे फॉर मेंटेनेंस। अच्छा, अब ये इन 120 घंटों में मशीन चल रही होगी, ये कैसे पता चल रही होगी? ऊपर कहा हुआ है मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है 120 घंटे मेंटेनेंस के, और जो ऊपर वाले 80 हैं उसकी भी मिसाल समझ लें। इसकी मिसाल चलें एसी की मिसाल ले लेते हैं। कोई भी मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होते साथ ही वर्क नहीं शुरू कर देती, उसके बाकी सारे पार्ट सब लाइन में आ जाए, सब सही हो जाए, प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू हो जाए, फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और मिसाल इसकी जो ऑब्जर्वेशन में आती है, सबसे जो मुझे अच्छी मिसाल लगती है, कि अगर कभी किसी शॉप पे फोटोकॉपी कराने जाएं और उसने अभी सुबह सुबह दुकान खोली ही थी और अभी उसने मशीन बंद की हुई थी, तो वो जो मशीन ऑन करेगा तो मशीन ऑन करते ही कॉपीज नहीं निकालना शुरू कर देगा। वो मशीन वो कहेगा थोड़ी गर्म हो ले मशीन। अब वो जो मशीन को ऑन कर लिया, को 2-4-5 मिनट मशीन चल रही है, उसके बाद कॉपीज करना शुरू करेगा। तो वो जो 5 मिनट मशीन चली वो फूके मार मार के चली कि बिजली इस्तेमाल हुई, तो वो बिजली इस्तेमाल हुई, लेकिन इसलिए कि मशीन अब वर्किंग कंडीशन में आई, ये सेटिंग अप मशीन है। तो इसी तरह रोज जब शाम को छुट्टी होती होगी, मशीनें बंद होती होंगी, फिर अगली सुबह जब मशीनें ऑन होती होंगी, तो वो वर्किंग करने के काबिल हो सकता है 10-10, 5-5 मिनट का वक्फा लेते हो। उसके लिए पूरे साल में टोटल मिला के 80 घंटे निकल जाने। ये मतलब है दूसरे पैराग्राफ का, कि पूरे साल में मशीन चलनी है 2600 घंटे, इनमें 80 एक और 120, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? प्रोडक्शन नहीं कर रही होंगे। ये दूसरे पैराग्राफ की कहानी सुनाई है मैंने। दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के अगर कोई वर्ड नहीं समझ आया तो बताएं। दूसरा पैराग्राफ, ओके। अच्छा, मसला क्या है? पॉइंट नंबर 1 में एम्बिग्विटी क्या है? हम इस वक्त यहां पर जो खर्चे लिख रहे हैं टोटल सारी मशीनों के, लेकिन अभी डाटा चूंकि सिर्फ छठी मशीन का है तो पहले छठी मशीन के लिख रहे हैं। 2600 घंटे मशीन चलेगी, 2600 घंटे बिजली इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? होगी, लेकिन 1 घंटे में बिजली इतनी इस्तेमाल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 में इसके साथ एक शर्त लग गई कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि जब प्रोडक्शन हो रही होगी उस वक्त 1 घंटे में इतनी बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। तो 2600 के 2600 घंटे प्रोडक्शन होगी? नहीं। अब यहां पर एम्बिग्विटी क्या है? बाकी 200 घंटे क्या बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। कितनी? ये नहीं बताया। तो अब इस नहीं बताया के 2 हल हो सकते हैं, दोनों ठीक है। मुझे ज्यादा बेहतर लगता है वैसे 2600 वाला हल, और पेपर मार्कर चूंकि नजर आ रहा है इसमें एम्बिग्विटी है, तो इस तरह की चीजों का ना नोट बना के बेशक मकड़ी बना दें और कहें जी कि मकड़ी आपको ये बताएगी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बाकी 200 घंटे हैं उनमें भी उतनी ही स्पीड से बिजली कंज्यूम हो रही है। और अगर कोई ये नोट लिखना चाहे कि उन 200 घंटों का चूंकि बताया नहीं है तो उसमें 0 बिजली ले रहे हैं, तो फिर इसके जवाब में 2600 की जगह 2400 ले लेंगे। चूंकि एम्बिग्विटी है इसलिए दोनों सॉल्यूशन सही होंगे।
आई कैप ने जब पहले कुछ 4 साल पहले अपनी एक बुक बनाई थी, उसमें 2600 ही डाला था, फिर उन्होंने बुक चेंज कर दी, उसको 2400 कर दिया। लेकिन मैं अभी भी इस पे ज्यादा कन्विंस हूं 2600 पे। तो सेफ काम ये है कि आप नोट लिख दें। ये 2600 लिखा, और ये जो मैंने नोट वाली बात की है ये आई समझ के नहीं। 2600 घंटे में वो 200 घंटे भी शामिल हैं जब प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन सवाल में मसला ये है कि उन 2400 घंटों में तो बता दिया, 2400 कौन से, 2600 में से 120 और 80 निकाल के इनका तो बता दिया कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी। बाकी 200 में ये बताया नहीं कि बिजली किस तरह इस्तेमाल हो रही होगी। तो एक असम्पशन ये ले सकते हैं कि सेम रेशो से हो रही होगी, तो 2600 के 2600 में इतनी बिजली। और एक असम्पशन ये हो सकती है कि 200 घंटों का नहीं बताया इसलिए 0 बिजली ले रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है। कितना, 221000। और ये बिल्कुल एग्जाम प्रेजेंटेशन है कि अगर आपने छोटी मोटी बात बतानी है ना, तो ये मकड़ी बनाए और इस कैलकुलेशन के नीचे जवाब दे दें कि क्या किया था। पॉइंट नंबर 2, हर महीने में मेंटेनेंस में खर्चा लगेगा कितना, 25,000। तो इंटू 11, 275,000। नेक्स्ट, हर महीने छोटी मोटी मेंटेनेंस में कोई फिल्टर वगैरह चेंज हुआ करेंगे, तो उस पे लग जाया करेगा 10,000 पर मंथ इंटू 11, 1,10,000। अच्छा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इतनी सारी अवाम में को कमजोर दिल लोग हो सकते हैं, ऐसी अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। ये 11 क्यों है, 11/12 क्यों नहीं है? इधर 11/12 क्यों? क्योंकि ये 1 साल की डेप्शन है, उसको बाय 12 किया तो 1 महीने की बनी। ये तो ऑलरेडी महीने महीने के हैं, ठीक है ना। आगे, मशीन के ऑपरेटर को देते हैं हर महीने 9,000 रुपए, तो ऑपरेटर की तनख्वाह बन जाएगी 9,000 इंटू 11 महीने, 99,000। और पॉइंट नंबर 5, यहां तक पहुंचे, फिर पॉइंट 5 बताता हूं। हाँ जी, यहां तक पहुंचे। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, ये फिगर्स नहीं है सवाल में, मैं खुद से ले रहा हूं समझाने के लिए बस। जब पहले 5 मशीन होती थी तो कुछ और छोटे मोटे खर्चे अदर महीने के 25,000 होते थे। ये मैंने 25 कहीं नहीं लिखा, एम खुद ही लिखा है। लेकिन जब 6 मशीनें हो जाएंगी तो वो जो पर मंथ 25 हुआ करते थे अदर छोटे मोटे खर्चे, वो पर मंथ 30 हुआ करेंगे। तो छठी मशीन का कितना होगा, 5। हम इस वक्त यहां पर लिखना चाह तो रहे थे सारे के सारे खर्चे, लेकिन अभी डाटा है सिर्फ छठी मशीन का। तो यहां पर 30,000 लिखूं या 5,000? 5,000। तो सवाल में ये 25 और 30 नहीं बताया हुआ, सवाल में सिर्फ ये बताया हुआ कि कुछ खर्चे हुआ करते थे जो पर मंथ जितने भी होते थे अब पर मंथ 5 ज्यादा हुआ करेंगे। तो ये छठी मशीन से रिलेटेड है। हम अभी चूंकि लिख छठी मशीन के खर्चे रहे हैं इसलिए ये 5,000 लिख देंगे। तो अदर ओवरहेड्स हो गए 5,000 इंटू 11, 55,000। ये हो गए छठी मशीन के ओवरहेड्स। लेकिन हमने यहां पर, अच्छा हो क्या रहा था, OAR निकालना है। तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स, सिर्फ छठी मशीन के। तो अभी तो लिखे सिर्फ छठी मशीन के हैं, बाकियों के बताए नहीं है। लेकिन चलें, अगर पता होते, अगर तो जो एग्जिस्टिंग मशीन्स के ओवरहेड्स हैं वो भी इस लिस्ट में लिखते ना। अगर पता होते वो यहां लिखते, और फिर इस कॉलम का टोटल क्या चीज होती, टोटल बजटेड FOH, यानी OAR निकालने के लिए ये न्यूमरेटर आ गया। अगर ये होता तो ये न्यूमरेटर तैयार है। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर चाहिए टोटल बजटेड मशीन आवर्स। टोटल बजटेड मशीन आवर्स।
अच्छा, अब ये खर्चे सिर्फ छठी मशीन, ये अगर लिख दूं, अगर ये लिखा जाए तो ये टोटल सिर्फ छठी मशीन के हैं? नहीं, सबके टोटल हैं। तो फिर डिनोमिनेटर में मशीन आवर्स भी टोटल आएंगे। तो जो नई मशीन के होंगे वो भी लिखेंगे और जो एग्जिस्टिंग के हैं वो भी लिखेंगे। तो जो भी आर्स बनेंगे, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो OAR निकल आएगा। अच्छा, इस पे आता हूं वापस, उससे पहले एक और बात समझें। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको ओवरहेड, OAR को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं। अच्छा, काफी सारे रिपीटर बच्चे भी हैं तो वेलकम बैक। और ये मिसाल मैं हर दफा ये मिसाल ही देता हूं। उस सवाल पे आता हूं वापस। ये एक बात समझिएगा, अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं और माँ बाप हैं और 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में से जो है ना वो 2 हैं जो कमाते हैं। तो अगर इन 5 लोगों का महीने का खर्चा कितना कर लें? चलो जी 5 लाख कर लेते हैं। 5 लाख इन 5 लोगों का महीने का खर्चा है। वैसे अगर देखें तो एक बंदे का 1 लाख हो गया। अब कमाने वाले हैं 2 लोग, तो अगर वो कमीने हैं तो अपना अपना खर्चा पूरा कर लेंगे, और अगर इंसान के बच्चे हैं तो इन 5 लाख का खर्चा उन दोनों ने मिलकर पूरा करना है। अब अब्बा जी अगर दोनों की ड्यूटी लगा रहे हैं कि कितना कितना कमा के लाना है, तो हर एक कितना कितना कमा के लाए, कैसे? डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों? लोग तो 5 हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि सबका खर्चा डिवाइडेड बाय सिर्फ वो जिन्होंने जो कमा के लाने वाले हैं, ताकि हम ये जान सकें कि कम से कम कितना कमा के लाना है। इस 2.5 लाख तक मैं एक और तरीके से पहुंचाता हूं। ये जो 2 लोग हैं इनका अपना खर्चा तो लाख है ही है, तो बाकियों का 3 लाख भी इन्हीं दोनों ने ही उठाना है। तो 3 लाख डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि कमा के दोनों देना है। तो अपना खर्चा तो उन्होंने पूरा करना ही है, लेकिन बाकियों का भी इन्होंने ही एब्जॉर्ब करना है। तो हर कोई कितना कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये उसका एक रेट आ गया। तो ओवरहेड्स चूंकि यूनिट्स ने ही कमा के देने हैं, तो ओवरहेड्स को उनकी कॉस्ट में एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये OAR है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि खर्चा सबका, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ जिन्होंने कमा के देना है। इस सवाल पे आते हैं वापस। खर्चा सारा, सारी मशीनों का सारा, पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे 2008 का खर्चा, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ वो आर्स जिन्होंने कमा के देना है। तो कमा के किन आर्स ने देना है? जिनमें प्रोडक्शन हो रही होगी। तो इसलिए अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर हम यहां पर 2600 नहीं लेंगे, 2400 लेंगे। इसी तरह जो पुरानी मशीनों के टोटल 12500 हैं, इनमें से भी 900 छोड़ देंगे, 11600। तो अब हम OAR निकालने के लिए खर्चे सारे लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में आर्स वो रखेंगे जिन्होंने कमा के देना है। तो 14000 आर्स हैं जिन्होंने कमा के देना है। तो OAR बन जाएगा ये जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 14000। पहले तो इस 14000 की बात तक पहुंचे, फिर आगे उस फिगर तक आता हूं जो नहीं लिखी। ये 14000 वाली बात तो के सारे देखें। ओवरहेड्स हम प्रोडक्ट बनाते हुए मटेरियल लेबर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के सारे खर्चे किसने पूरे करके देने? उस प्रोडक्ट नहीं करके देने, तो फैक्ट्री के खर्चे भी वही एब्जॉर्ब करेंगे ना। तो ओवरहेड्स उनमें कितना कितना एब्जॉर्ब करना है OAR। तो OAR का मकसद होता है प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसका तरीका ये हुआ कि सारे खर्चे, लेकिन डिवाइडेड बाय वो जिन्होंने कमा के देना है। अब वो चाहे यूनिट्स हैं, चाहे वो आर्स हैं, जिसने कमा के देना है। तो हमें यहां पर वो आर्स लेने हैं जो प्रोडक्टिव है, जिन्होंने कमा के देना है। 14000 लिखना है, ओके ना? जाग रहे हैं? 14000 ओके। ओके। अच्छा, बाकी खर्चे तो इस तरह से नहीं है, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल दे रहा हूं। यहां पर हमने जो खर्चा लिखा हुआ है वो पूरे 2600 घंटों का है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हैं? 2400। खर्चा पूरे 2600 का क्यों? क्योंकि खर्चा तो सारा होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 2400 क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव है। यहां पर हमने एग्जिस्टिंग मशीन के ओवरहेड्स लिखने हैं। नई मशीन के तो सारे अलग अलग दिए हुए थे, अगर एग्जिस्टिंग के भी दिए होते तो उनको ऐड कर लेते। एग्जिस्टिंग के ओवरहेड्स नहीं दिए, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में जो पहले 5 मशीनें हुआ करती थी उनके लिए जो OAR निकाला गया था वो दिया हुआ लास्ट पैराग्राफ 390। और ये OAR कैसे है? तो मैंने आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का एक और नाम भी बताया था, ओवरहेड रिकवरी रेट। तो ये जो 390 लिखा हुआ है एक्चुअली OAR दिया हुआ है कि अभी इस वक्त कटिंग डिपार्टमेंट में जो 5 मशीनें हैं उनका OAR 390 था। तो हम तो यहां टोटल तक पहुंच रहे हैं, तो 390 तो पर आर दिया हुआ है।
तो टोटल तक कैसे पहुंचे? आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 390 इंटू 12,500 या 11,600? अच्छा 12,500 क्यों? क्योंकि हमने खर्चे सारे लेने हैं। और 11,600 क्यों? पर प्रोडक्टिव आर है, लेकिन लेने तो हमने टोटल खर्चे हैं। तो 12,500 आएंगे। 12,500 जवाब गलत है। 11,600 बताते हैं, अभी बताते हैं। कितना बना? 4524। अच्छा 11,600 क्यों? प्रोडक्टिव आर है तो हाँ सही है, बिल्कुल सही पहुंचे। अच्छा इस सवाल में ना ये करने की जरूरत नहीं है जो बता रहा हूं, लेकिन ये 11,600 वाला पॉइंट समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर सिर्फ छठी मशीन का ओआर निकालना होता है नहीं ऐसा, वैसे कह रहा हूं, अगर सिर्फ छठी मशीन का ओआर निकालना होता तो न्यूमरेटर में क्या आता? अगर सिर्फ छठी मशीन का ओआर निकालना होता 2400। अगर सिर्फ छठी मशीन का ओआर निकालना होता तो न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या आता? ये सारे खर्चे आते हैं ना, कितने? 870। और डिनोमिनेटर में 2400। देखें क्या बना? 362.5। ये जो ऊपर 8,70,000 लिखा हुआ है, ये पूरे साल का छठी मशीन का टोटल खर्चा है या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स का? टोटल लिखा हुआ है। पहली पूछ ली कितना था टोटल, तो इसको उधर 8, तो ये जो 870 निकला ये टोटल खर्चा है या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स का? अभी आपने टोटल करके बताया मुझे, ये टोटल ही है ना, तो मल्टीप्लाई तो मैंने सिर्फ 2400 से किया। ये जादू कैसे हुआ? ये खर्चा 870 टोटल है या सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स का है? तो फिर मल्टीप्लाई तो 2400 से हुआ, सिर्फ 2600 से तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है। ये 362 निकला कैसे था? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय सिर्फ 2400। तो अब जब इसी को रिवर्स करेंगे तो उधर जाके वो 4,600 थोड़ी बन जाएगा। 2600 होगा ना कि 2400 हो जाएगा? 2400 रहेगा कि 2600 हो जाएगा? तो ये 362 जैसे निकला था, टोटल खर्चे थे, डिवाइडेड बाय 2400 किया था। अब इसी को रिवर्स चला रहा हूं मैं। अब अगर यहां तक पहुंचना है तो इसको से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह जब पुरानी मशीनें थी तो 390 कैलकुलेट कैसे हुआ था? टोटल खर्चे लिखे होंगे या सिर्फ प्रोडक्टिव के? टोटल, लेकिन डिवाइड किससे किया होगा? 11,600। तो अब जब रिवर्स चल के ये ढूंढना है तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11,600 को मल्टीप्लाई करने से वो सिर्फ प्रोडक्टिव का खर्चा थोड़ी आएगा, सारा ही आ जाएगा। तो ये हमने यहां पर, अच्छा यहां पर क्यों नहीं किया था? ये किसी फार्मूले को रिवर्स थोड़ी चले थे, ये तो बिजली का हिसाब किया था सीधा सीधा कि 2600 घंटे चलेगा तो इतनी बिजली इस्तेमाल होगी। ये कोई रिवर्स काम तो नहीं किया था। ये है जो इधर रिवर्स किया, यानी आपको रिवर्स चलाया, ये नहीं बताया, ये बता दिया, तो यहां तक पहुंच जाए इसको मल्टीप्लाई करके। इसलिए 11,600 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये टोटल बन गया 5394, 5394 और OAR आ गया 3। ये था जी सवाल। अगर वो उन 200 घंटों के बारे में ये बता देता कि उन 200 घंटों में बिजली कम इस्तेमाल हो रही थी और 1 घंटे में 5 यूनिट इस्तेमाल होते थे, तो फिर हम ये वाली जो लाइन है ना, ये हम फिर ऐसे निकालते, ये ऐसे निकालते फिर कि इन 200 घंटों का और बता दिया होता, तो फिर हम उन 200 पे और लगाते, इस पे और लगाते। अच्छा जो लोग ये अज्यूम करना चाहें कि नहीं उन 200 घंटों का नहीं बताया तो ना लिखें, चले ना लिखें, ये ले, तो फिर ये सवाल फिर इस हिसाब से सॉल्व हो जाता। आंसर डेफिनेटली चेंज आ जाता, लेकिन फिर इस असम्पशन पे सॉल्व हुआ होता। सवाल वाले ने डाटा नहीं बताया ना, तो आंसर तो फिर डिफरेंट आएंगे। तो इसलिए अगर कोई ये अज्यूम करे कि इन 200 घंटों में बिजली का नहीं बताया तो 0 कर दें, तो ये जवाब है। और अगर ये अज्यूम करना है कि इन 200 घंटों में भी यही हिसाब था, तो ये जवाब है। हो गया सवाल। इसी का नया वर्जन ये होमवर्क है आपका, ऑटम 22 अटेम्प्ट का। और चलें बस छुट्टी करें। हाँ जी, उधर मैंने बयान रखा हुआ तो मैं वहां जा रहा हूं।